हेलो क्लास 8 आईसीएससी स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इकोसिस्टम। आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी, चैप्टर में इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस हुआ था कि इकोसिस्टम जो है हम इससे क्या समझते हैं, है ना। ये कितने तरीके का होता है, कितने तरीके का एग्जिस्ट करता है हमारे प्लैनेट पर। कुछ इकोसिस्टम नेचुरल हैं जो नेचर के द्वारा दिए गए हैं, कुछ इकोसिस्टम मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, ठीक है, ह्यूमन मेड जिसको आप बोलते हैं, जैसे कि एक्वेरियम वगैरह। तो ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट की क्लास में डिस्कस करी थी। तो एक बार मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ कि इकोसिस्टम चैप्टर में अब तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आगे क्या क्या समझना है कि कितने जो हमारे प्लैनेट पर वेरियस टाइप के इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या और जो लाइफ है वो बेसिकली चल कैसे रही है, ये सब चीज़ें हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ, इसमें ब्रीफ कर देते हैं। हमने सबसे पहले डेफिनेशन स्टडी करी थी, इंट्रोडक्शन देखा था इकोसिस्टम का, देन इसके टाइप्स कि इकोसिस्टम कितने तरीके का एग्जिस्ट करता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, फाइन। देन इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो इकोसिस्टम है उसके कंपोनेंट्स कितने तरीके के हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम मींस कि इकोसिस्टम जो है इसमें दो तरीके की चीज़ें आती हैं, एक तो एबायोटिक फैक्टर्स एंड सेकेंडली इज बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स मींस जैसे कि जो लिविंग नहीं है और लाइफ को चलाने के लिए वो चाहिए, जैसे कि वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं एबायोटिक। ओके, एंड बायोटिक इज़ लिविंग वर्ल्ड एज यू नो। तो इसमें प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओके, तो ये सब जो ऑर्गेनिजम्स थे ये बायोटिक फैक्टर्स में आ रहे थे, डिकम्पोजर्स, फाइन। इसके अलावा हम लोगों ने फूड चेन डिस्कस करी थी, फूड वेब डिस्कस करी थी, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स, ये टर्म्स आप लोगों को बताई गई थी, याद है? ऐसा है या नहीं? हाँ। और फूड चेन में आप लोगों को ये बात भी बताई गई थी कि 4 या 5 ही ट्रॉफिक लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं कर पाते, तो उसके पीछे भी रीजनिंग दी गई थी। ओके क्लास, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इकोसिस्टम में इन जनरल डिस्कस कर ली थी। इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ बहुत इन डेप्थ यहाँ पर कुछ खास चाहिए नहीं, बट ये है कि ये सब बातें जो है फॉर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, तो ये बातें डिस्कस हो गई थी, आज आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। आज आप लोग अगली हेडिंग बनाओ, इकोलॉजिकल पिरामिड। अगली हेडिंग बनाइए, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड। हाँ जी, तो पिरामिड से बेसिकली आप क्या समझते हैं? पिरामिड जो है ये क्या होता है? पिरामिड आप सब लोगों ने देख रखा होगा, हाँ, इतनी एसएसटी वगैरह आप लोग पढ़ते ही हैं, तो आप लोग जानते हैं पिरामिड की जो शेप होती है वो लोअर साइड पर कुछ इस तरीके से होती है, और जैसे जैसे हम सक्सेसिव आगे बढ़ते जाते हैं तो वो नैरो होता चला जाता है। नैरो समझते हो ना? नैरो मीन्स कुछ इस तरीके से जो शेप रेडी होती है, दैट इज़ पिरामिड, फाइन। तो विच इज़ ब्रॉडर एट द बेस एंड गेट्स नैरोअर फ्रॉम द टॉप, तो उस तरीके की शेप को आप क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। तो जब भी किसी फूड चेन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ही बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल फूड चेन लूँ, जनरल फूड चेन जैसे ग्रास, ठीक है, या ग्रासेस, इसको गोट ने कंज्यूम किया और फाइनली इसको लायन ने कंज्यूम करा। इसमें मैं अगर आपसे पूछूं इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर बताओ, तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? इन तीनों में से सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? लायन, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? गोट, ठीक है। गोट इसको खा रही है ना, कंज्यूम कर रही है या प्रोड्यूस कर रही है? कंज्यूम कर रही है ना, तो इसलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर है और ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। प्रोड्यूसर किसे बोलेंगे? जो प्रोड्यूस कर रहा है, सनलाइट को कैप्चर करना जानता है, तो वो कौन हो गए?
ग्रासेस वो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर आपसे पूछा था, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये दोनों के दोनों लोग किस पे डिपेंडेंट है? ग्रासेस पे डिपेंडेंट है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, दैट इज़ टोटली डिफरेंट इशू। इंपॉर्टेंट इसकी डिपेंडेंट है। तो ग्रासेस जो है इस पर बाकी के ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है। देन गोट, उसके बाद लायन, इसके बाद कोई और इसे कंज्यूम करे तो वो वहाँ दिखा देंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि जो पिरामिड है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नंबर कम होता जा रहा है। और ऐसा है भी नहीं, आपको ग्रासेस जितनी देखने को मिलेगी उतने लायन थोड़ा ना देखने को मिलेंगे। ऐसा है ना भाई? ऐसा तो है नहीं कि ग्रासेस कम हैं और लायन बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ तो आप ग्रासेस दिखा रहे हो और यहाँ आप लायन दिखा रहे हो। ऐसा तो नहीं होता। नेचर में आपको क्या देखने को मिलता है? लायन का नंबर कम है और ग्रासेस या प्लांट्स का नंबर ज़्यादा है। प्लांट्स का नंबर तो ज़्यादा है ना, प्लांट्स बहुत सारे तरीके के हैं और लायन जो है वो तो कुछ ही है। तो इस तरीके से हम इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर का भी होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड एनर्जी का भी होता है। नंबर इन द सेंस कि जैसे जैसे आप सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर जाओगे, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एंड सो ऑन, ऐसे यहाँ से यहाँ, तो आप क्या देखेंगे कि जो नंबर है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। ग्रासेस से गोट का नंबर कम होगा, लायन का फिर और कम होगा, उससे ऊपर कोई और आ रहा होगा तो उसका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक। तो पिरामिड का जो नंबर है, जो पिरामिड है वो अगर नंबर को बेसिकली अगर रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मान लीजिए नंबर्स लिखे हुए हैं, मान लो यहाँ पर ग्रासेस लिखी हुई हैं फॉर एग्जांपल 1000, गोट लिखी हुई है 100, ठीक है, लायन लिखे हुए हैं 10, ऐसे करके। तो जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा पिरामिड होगा? पिरामिड ऑफ नंबर। और जो अगर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी इन द सेंस जैसे आप जानते हो एनर्जी की यूनिट जूल्स में होती है ना, तो मैं यहाँ पे अगर जूल्स लिख दूँ या किलो जूल्स लिख दूँ, ठीक, तो अगर एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस पिरामिड को आप क्या बोलेंगे? पिरामिड ऑफ एनर्जी। फाइन। तो दोनों ही केसेस में आप देखो कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है उनकी शेप रहती है अपराइट। अपराइट का मतलब होता है ऐसी शेप जो कि बॉटम से ब्रॉड है और ऊपर जाके नैरो हो जाए, तो ऐसी शेप को आप बोलते हैं अपराइट, ठीक है। इन्वर्टेड शेप भी होती है, ऐसा नहीं है इन्वर्टेड नहीं होती, मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड ऐसा भी देखा गया है कुछ केसेस में कि जिसमें जो टॉप कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा है और प्रोड्यूसर्स कम हैं, ठीक है, वो भी देखा गया है। लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं अभी उस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाल रही, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो नंबर को अगर रिप्रेजेंट करे तो पिरामिड ऑफ नंबर, और अगर वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पिरामिड ऑफ एनर्जी। फाइन, ठीक है। और इसकी शेप कैसी रहेगी पिरामिड की? अपराइट, ना कि इन्वर्टेड। इन्वर्टेड नहीं मिलेगी, अपराइट मिलेगी, ओके। और अपराइट का क्या मतलब होता है वो आपको दिखाई दिया। अच्छा, एक बात और, पिरामिड ऑफ एनर्जी में भी आप जानते हैं सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे एनर्जी भी कम होती जाएगी। ये नेचुरल है, ग्रासेस के पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। फिर गोट ने इनको कंज्यूम किया तो इनके पास उतनी एनर्जी नहीं गई जितनी जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे फिर लॉयन ने इसको कंज्यूम करा तो एनर्जी भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल या सक्सेसिव फूड चेन में, ठीक है। तभी तो 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बात बताई गई थी ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट, ओके। तो ये सारा कुछ था इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, इतना आप लोग अच्छे से लिख लो। पिरामिड से रिलेटेड जो है इसकी शेप ध्यान रखना, कितने तरीके का होता है वो ध्यान रखना। रिप्रेजेंट करने के लिए आए तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल आपको ट्रायंगल दिखाना है, ट्रायंगल दिखाने के बाद उसको स्प्लिट कर लो, 3 4 जितनी भी फूड चेन के अंदर ट्रॉफिक लेवल्स हैं उसमें, मान लो 4 हैं तो 4 दिखा दो, 3 है तो 3 दिखा दो, ओके। तो मैं जैसे 4 दिखा रही हूँ तो यहाँ पर जो भी फूड चेन आपको दिखानी है वो दिखा दीजिए, और नंबर दिखाना है तो यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर आप लिख सकते हो। सपोज़ आपको प्रोड्यूसर्स दिखाने हैं तो प्रोड्यूसर्स आप दिखा दो सपोज़ 10,000, है ना। फिर उसके ऊपर हर्बीवोर दिखा दो 100, वो दिखा दो 10, वो दिखा दो 1, कुछ भी इस तरीके से आप रैंडमली नंबर्स लिख सकते हैं। बस इसका मतलब ये नहीं जो मर्जी नंबर लिख दे, 1000 यहाँ ना लिख करके वहाँ लिख दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप अपने लेवल पर भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं।
लिखिए भाई क्लास, इकोलॉजिकल पिरामिड। ecological pyramid. As we know, the shape of pyramid, that is broader from the base and narrower from the top. Is it? Okay. फूड चेन, नेक्स्ट लाइन में लिखना, एक लाइन छोड़ के, फूड चेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, food chain can be represented by, by की जगह represented in the form of ecological pyramid. फाइन। इकोलॉजिकल पिरामिड दो तरीके के, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास भी होता है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, consider a food chain producers, goat, men, lion। ये एक फूड चेन हमने कंसिडर करी, कोई सी भी कंसिडर कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं जो मैंने लिखवाई है वही आप मानेंगे। तो इसको आप इकोलॉजिकल पिरामिड में दिखा दो। यहाँ हो गए प्रोड्यूसर्स, यहाँ हो गए गोट, देन मेन एंड लास्ट वन इज लायन। ठीक है। यहाँ पर आप नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोड्यूसर सपोज मैंने लैक्स में दिखा दिए। ठीक है। गोट, men, फाइन। तो आप देख रहे हैं, इसको ऐसे एरो दिखा दो, ये पूरा एग्जाम्पल है भाई। ऐसे ही आप पिरामिड दिखाना, उसके आगे नंबर लिखना, हर एक ट्रॉफिक लेवल कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कंसिडर्ड वैल्यू है, ऐसा नहीं है रियलिटी में इतने एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझना। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए कहा, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। फिर ये जैसे ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, विद इंक्रीज इन trophic levels, number of organisms decreases। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेस। और ये क्या हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ दिखा दो पिरामिड ऑफ नंबर। फाइन। ऐसे आप एनर्जी का भी ड्रॉ कर सकते हैं, सेम है, बस वहाँ पर जूल्स आ जाएगा, किलो जूल्स, जो भी एनर्जी है, जो कि एनर्जी है, सॉरी यूनिट है एनर्जी की।
कंप्लीटेड क्लास। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे अगली लाइन में, हाँ इसको एक एनर्जी वाला पॉइंट और लिख लीजिए। नंबर का तो आपको बता दिया, एनर्जी वाला पॉइंट और लिख लो, इसको भी बॉक्स में पैक कर लो। अगला पॉइंट यहाँ लिखवाया जा रहा है, आप लोग कॉन्टिन्यूएशन में ही लिखना, एक दो लाइंस छोड़ के। ऑन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, सक्सेसिव का मतलब इंक्रीजिंग, द एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, एनर्जी भी डिक्रीज होएगी और नंबर भी डिक्रीज होगा। अच्छा, पिरामिड ऑफ नंबर जहाँ पर आपने लिखा है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, शेप कैसी है, अपराइट। अपराइट का मतलब वही ब्रॉडर फ्रॉम द बेस एंड नैरोअर एट द एपेक्स, अप राइट। करिए कंप्लीट इसको। डन। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग बनाएंगे इंटरडिपेंडेंस या इंट्रैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। अगली हेडिंग बनाएंगे इंट्रैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। फाइन। हाँ जी, क्लासेस को और समझते हैं। कुछ बच्चों की बुक्स में ये दे रखा है, कुछ की बुक्स में नहीं होगा। ठीक है, बट इजी टॉपिक है, सब लोग समझ सकते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं है। इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स को समझने से पहले मैं एक बात आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब इकोसिस्टम पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था, तो मैंने आप लोगों को स्पेशली ये बात बताई थी कि इकोसिस्टम में दोनों चीज़ें हैं, एबायोटिक चीज़ें भी हैं और बायोटिक चीज़ें भी हैं। तो बायोटिक जो चीज़ें हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, है ना, यानी कि ह्यूमन, बाकी एनिमल्स, तो ये सब जो ऑर्गेनिज्म है ये एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि सनलाइट, वाटर, सॉइल, इन पर डिपेंडेंट है। अपनी लाइफ चलाने के लिए ये इन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसी बात आप लोगों को बताई गई थी। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म, ये बायोटिक ऑर्गेनिज्म आपस में भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है, उन पे तो है ही डिपेंडेंट। आपको पानी भी चाहिए, आपको हवा भी चाहिए, आपको धूप भी चाहिए, आपको सब चाहिए, लेकिन आपको दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी चाहिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए, है ना, या उनसे फूड कैप्चर करने के लिए, कुछ भी इस तरीके से आपको दूसरे ऑर्गेनिज्म भी चाहिए। तो उसी को ही आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स की डिपेंडेंसी आपने एबायोटिक पर तो देख ली, भाई हमें हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इस पर डिपेंडेंसी हमारी है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन हमारी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर भी डिपेंडेंसी है। तो उन्हीं डिपेंडेंसी को, उसी चीज़ को आप किस में पढ़ते हैं, इंट्रैक्शंस में। तो इंट्रैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ये चीज़ इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ इंट्रैक्शंस पढ़ने हैं। ऑल्दो बहुत सारे तरीके के इंट्रैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि सीनियर क्लासेस में हैं, लेकिन क्लास 8 के लेवल पर आईसीएससी में कुछ ही इंट्रैक्शंस हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 पहला ले लेते हैं, पैरासिटिज्म। ठीक है, पहला लिखेंगे पैरासिटिज्म। हाँ जी क्लास, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। अभी कुछ भी मत लिखना, पहले समझ लो। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा पैरासाइट, सुना है या नहीं? हाँ, बड़ा कॉमन टर्म है पैरासाइट।
ठीक, तो पैरासाइट आप लोग जानते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड शेल्टर। मतलब ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म से फूड भी ले रहा है, इस ऑर्गेनिज्म से फूड भी ले रहा है, खाना भी ले रहा है, और इसके अंदर या इसके ऊपर रह रहा है तो शेल्टर भी ले रहा है, स्थान मिल गया उसको रहने का, है ना। भाई बेसिक नीड क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म की? रोटी कपड़ा और मकान, यही है। सबको फूड चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ों की ज़रूरत तो इन ऑर्गेनिज्म को नहीं है, वो तो ह्यूमन के केस में ही है, ठीक है। बचा क्या? तीसरी चीज़ क्या बची? शेल्टर, रहने का स्थान। तो तीनों चीज़ें जो हैं, यानी कि फूड भी, शेल्टर भी, ठीक है, तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए ये किसी जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, खुद से नहीं प्राप्त कर पा रहे, फूड खुद से प्राप्त नहीं कर पा रहे, शेल्टर खुद से नहीं ले पा रहे, लेकिन ये चीज़ें ऑब्टेन करने के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर आश्रित हैं, डिपेंडेंट है। तो उन्हीं ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलेंगे? जो डिपेंडेंट है, पैरासाइट। और जिस पर डिपेंडेंट है वो क्या हो गया? होस्ट, ठीक है। तो जो पैरासाइट को अपने ऊपर लिए हुए है, चाहे वो अपनी बॉडी के सरफेस पे लिए हुए हो, चाहे अपनी बॉडी के अंदर पैरासाइट को उसने लिया हुआ हो, तो वो ऑर्गेनिज्म जो शरण दे रहा है, शेल्टर दे रहा है पैरासाइट को, वो क्या हो गया? होस्ट। तो इतनी बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर डिपेंडेंट फॉर फूड एंड शेल्टर ऑन द होस्ट बॉडी। क्लियर? तो ये पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एक्टो पैरासाइट और दूसरे आपको क्या बताएं? एंडो पैरासाइट। एक्टो मतलब नाम से समझ में आ रहा है, तो हो ना हो ये होस्ट बॉडी के सरफेस बाहर रहते होंगे, इसीलिए एक्टो पैरासाइट। और जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हो, बॉडी के अंदर, जैसे इंटेस्टाइन्स, है ना, वाला पार्ट हो गया, या और दूसरे जो पार्ट्स हो गए, वहाँ पर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? एंडो पैरासाइट्स। ठीक है क्लास? तो एक्टोपैरासाइट का जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप लोग देखते हैं कि नॉर्मल जैसे बहुत डेंस हेयर होते हैं, बहुत जो बाल होते हैं, कुछ गर्ल्स के केस में उनमें सर में लाइस हो जाती हैं, हिंदी में जुएं बोल देते हैं। तो वो जो लाइस हैं उनको आप क्या बोलोगे उस कंडीशन में? एक्टोपैरासाइट, क्योंकि वो सरफेस पर हैं, बॉडी के अंदर थोड़ी ना है, बॉडी के बाहर ही हैं। तो एक्टोपैरासाइट उनको हम बोल रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि शेल्टर भी मिल रहा है उनको और फूड भी ले रही हैं, ब्लड ले रही हैं, तो ब्लड में फूड है ना, तो इस वजह से वो हो गई एक्टोपैरासाइट। ऐसे ही डॉग की बॉडी में टिक्स हो जाती हैं, टिक्स, ये भी एक तरीके के कीड़े होते हैं। तो जो लोग डॉग लवर्स हैं वो लोग जानते होंगे आप में से कि उनकी बॉडी में कीड़े हो जाते हैं, बड़े मतलब अच्छे से इम्बेडेड होते हैं, ऐसा लगेगा बिल्कुल ही इम्बेडेड है। तो वो जो टिक्स होते हैं, वो जो कीड़े होते हैं डॉग की बॉडी पे, अगेन शेल्टर मिल रहा है उनको, डॉग बढ़िया सा शेल्टर दे रहा है, रहने का स्थान दे रहा है, और इसके साथ साथ उन्हें फूड भी मिल रहा है, ब्लड सक कर रहे हैं तो फूड भी मिल रहा है। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलेंगे? पैरासाइट, क्योंकि ये सरफेस पे रह रहे हैं तो एक्टोपैरासाइट। और डॉग क्या हो गया? होस्ट। ठीक है क्लास? और एंडो पैरासाइट्स मैंने आपको जैसे बताया, टेप वॉर्म्स वगैरह, राउंड वॉर्म्स वगैरह, ये कीड़े हमारे इंटेस्टाइन्स में मिलते हैं, लिवर फ्लूक, तो ये हो गए एंडो पैरासाइट, क्योंकि ये बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, सरफेस पे नहीं मिल रहे। फाइन? तो आप लोग देख रहे हैं कि ये भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, टिक्स, लिवर फ्लूक, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म्स, ये भी एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स ही है ना, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी आ गई ना बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो वही हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इंट्रैक्शन मतलब वही डिपेंडेंसी बिटवीन ऑर्गेनिज्म। और पहला क्या हुआ? पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में आप देख रहे हैं एक को तो फ़ायदा मिल रहा है, किसको मिल रहा है? पैरासाइट को मिल रहा है, होस्ट को मिल रहा है? पैरासाइट को मिल रहा है। और घाटा किसको हो रहा है? लॉस किसका हो रहा है? होस्ट का हो रहा है। क्यों? उसकी बॉडी से ज़बरदस्ती ब्लड जा रहा है या फूड जा रहा है, जो फूड उसके शरीर को लगना चाहिए वो अब किसी और की बॉडी में जा रहा है ना, तो उसको तो एक तरीके से लॉस ही हो रहा है। तो पैरासिटिज्म जो है उसमें एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान, ऐसा रिश्ता है ये। तो इस वजह से देखो, अगर दोनों का फ़ायदा हो तब तो मामला चले, तब क्यों रिश्ता टूटेगा? जब दोनों का फ़ायदा हो तो।
लेकिन यहाँ इस इंट्रैक्शन के अंदर एक को फ़ायदा मिल रहा है और दूसरे को लॉस हो रहा है। लिखेंगे इसमें पैरासिटिज्म में द इंट्रैक्शन इन विच one organism is benefited and another is harmed. पैरासिटिज्म में आगे लिखो, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव या डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। इस अनदर ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हो? होस्ट। अंडरलाइन करके ऐसे ही लिखना। फॉर फूड एंड शेल्टर, किस लिए डिपेंडेंट है? फूड के लिए और शेल्टर के लिए। उनको आप क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। ठीक है, तो पैरासाइट्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टोपैरासाइट, एंडो पैरासाइट। एक्टो मीन्स आउटसाइड, तो यहाँ लिखेंगे पैरासाइट्स ऑन होस्ट बॉडी सरफेस। माइंड द वर्ड, यहाँ ऑन आया है प्रपोजिशन। ठीक है, और यहाँ एंडो पैरासाइट में पैरासाइट्स इन होस्ट बॉडी। ठीक है, एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल यहाँ लिखवाए जा रहे हैं, आप लोग वही नीचे लिखना कॉन्टिन्यूएशन में। टिक्स ऑन डॉग। ठीक है, और एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल टेपवॉर्म इन इंटेस्टाइन। टेपवॉर्म इन इंटेस्टाइन, ये हो गए पैरासाइट्स। नेक्स्ट इंट्रैक्शन प्रीडेशन। प्रीडेशन में देखो इसमें क्या है, सेम पॉजिटिव नेगेटिव। पहले कंप्लीट कर लो ये आप लोग पैरासिटिज्म। या मैं रेज नहीं कर रही, आप लोग अभी कंप्लीट कर लेना, पहले प्रीडेशन समझ लो। देखिए भाई, प्रीडेशन में क्या है, यहाँ पर भी सेम इंट्रैक्शन है, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान। ठीक है, आप लोग जानते हो जैसे लायन जो है वो, उसको प्रीडेटर बोलते हैं। प्रीडेटर का मतलब शिकारी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। किस पर शिकार कर रहा है? सपोज डियर पर कर रहा है। ठीक है, हर्बीवोर पर ही करेगा तो डियर पे कर रहा है। तो डियर यहाँ पर इसके कंडीशन में क्या हो गया, उसका शिकार हो गया, प्रे हो गया। फाइन, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर फ़ायदा किसको हुआ? किसको फ़ायदा हुआ? लायन को। क्यों फ़ायदा हुआ? क्योंकि उसको फूड मिल रहा है ना, तो उसको तो फ़ायदा हुआ। और डियर को क्या हुआ? नुकसान हुआ, उसकी तो जान चली गई, है कि नहीं? तो ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें अगेन एक का फ़ायदा हो दूसरे का नुकसान हो, उसे भी आप क्या बोलेंगे? प्रीडेशन बोलेंगे। अब बात आती है कि इसमें भी यही हो रहा है, एक को फ़ायदा एक का नुकसान, उसमें भी यही हो रहा है, एक को फ़ायदा एक का नुकसान, तो डिफरेंस फिर क्या हुआ? ठीक है, डिफरेंस ये हुआ कि पैरासिटिज्म के केस में ऑर्गेनिज्म होस्ट बॉडी के टच में रहता है, चाहे वो उसके सरफेस पर हो चाहे वो उसके अंदर एग्जिस्ट करे। ठीक है, उसका कांटेक्ट रहेगा होस्ट की बॉडी से। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, डियर कोई लायन पे थोड़ा ना रहता है, वो तो अलग घूम रहा है, वो कहीं और घूम रहा है, वो कहीं और घूम रहा है, ऐसा है ना। तो इसलिए ये एक डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर पैरासाइट नहीं है प्रे, यहाँ पर प्रे प्रे ही है। फाइन, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना। भले ही इंट्रैक्शन में एक को फ़ायदा एक को नुकसान हो, लेकिन दोनों कंसेप्ट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है क्लास, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इसको बोलेंगे हम प्रे, इसको बोलेंगे हम
प्रीडेटर। तो प्रीडेशन में भी सेम ही है, एक को फ़ायदा एक को नुकसान, और ये ज़रूरी भी है। आप देखो खुद, अगर लायन प्रीडेटर ना रहे तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऐसा होगा ना भाई। मैं अगर एक नॉर्मल फूड चेन लिख दूँ यहाँ पर, प्लांट्स, डियर, लायन, मान लो लायन ख़त्म है ही नहीं नेचर में, जो कि अब मतलब इन दिनों आप लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ते ही हैं, सुनते ही होंगे। तो डियर जो है मतलब एक्सटेंशन, जो इनका जंगल वंगल जो है, फॉरेस्ट वगैरह है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनमें इनकी उनकी नंबरिंग में काफ़ी कमी आई है। तो डियर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, ऐसा है या नहीं? क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला, मतलब उनको, उनका जो प्रीडेटर है वही नहीं है, अब वो नहीं है, तो फिर डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, मरेगी नहीं तो बढ़ेगी, नेचुरल बात है। और बढ़ेगी तो प्रेशर किस पे पड़ेगा? प्लांट्स पे। जितने ज़्यादा डियर होंगे उतना उनको खाना भी चाहिए होगा। किसको कंज्यूम करते हैं वो? प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को, तो उसको कंज्यूम करेंगे तो प्लांट की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। प्लांट पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो क्या अब डियर सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे करते करते पूरी फूड चेन बिगड़ गई, फूड चेन बिगड़ गई तो फूड वेब भी बिगड़ जाएगी, और ऐसे करते करते पूरा इकोसिस्टम भी तबाह हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। इसलिए नेचर ने नंबर मेंटेन किया हुआ है। लायन को देखो कम रखा हुआ है, डियर को उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा रखा हुआ है, प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा रखा हुआ है। तो नेचर ने पूरा बैलेंस बना के रखा हुआ है। वो अलग बात है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी? जैसे लायन का शिकार करते हैं कई लोग, उसके टीथ वगैरह हो गए, या जो उसकी स्किन हो गई, उस सब चीज़ों के लिए उसका शिकार वगैरह करा जाता है, उसको मारा जाता है, कैप्चर किया जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जितने लायन एग्जिस्ट कर रहे थे एक किसी फॉरेस्ट में, अगर ऐसे ही वो यूज़ होते चले गए इंसान के द्वारा, तो उनका नंबर कम हो जाएगा। उनका नंबर कम होगा तो वही डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, बढ़ेगी तो किसको नुकसान पहुंचाएगी? प्लांट्स को। ठीक है, तो वो अलग बात है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता है। अदरवाइज नेचर ने तो पूरा इंतज़ाम कर रखा है किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए। ओके क्लास, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक इंट्रैक्शन और समझ लो, दोनों एक साथ लिख लेना, सिम्बायोसिस। ये एक और इंट्रैक्शन है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब अगेन इसमें क्या इंट्रैक्शन रहता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। इनमें दोनों को फ़ायदा मिलता है। वैसे टेक्निकली इसका नाम म्यूचुअलिज्म है, इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब जिसमें दोनों लोगों को फ़ायदा मिले एक दूसरे से। तो जब दोनों को मिलेगा तो नेचुरल बात है इंट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, है ना। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा म्यूचुअलिज्म। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग पढ़ चुके हैं, प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। आप देखो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप कैसी है। पॉलिनेटर्स जो हैं वो प्लांट का क्या काम करते हैं? पॉलिनेशन करवाते हैं। प्लांट को पॉलिनेशन चाहिए ना, नए बीज वगैरह बनाने के लिए, सीड्स बनाने के लिए। ये पढ़ चुके हैं हम रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स में, बार बार रिवाइज करें आप लोग, ठीक है, अदरवाइज तो सब गोल हो जाना है। तो आप लोग जानते हैं प्लांट्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के सरफेस पर पॉलन ग्रेन्स पहुंचाना चाहते हैं। तो पहुंचाने के लिए वो किसका सहारा लेते हैं? इंसेक्ट्स का सहारा लेते हैं, पॉलिनेटर्स का सहारा लेते हैं। तो पॉलिनेटर प्लांट का काम कर रहे हैं ना, तो प्लांट को फ़ायदा हो रहा है, हो रहा है। जब कोई आपका काम करेगा तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन बदले में प्लांट उनको क्या दे रहा है? क्यों आ रहे हैं पॉलिनेटर उनके पास? प्लांट क्या देता है उनको? प्लांट उनको देता है नेक्टर, ठीक है, या फिर फ्रूट्स वगैरह। तो नेक्टर हो गए या कुछ और दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब प्लांट उनको देता है। तो आप देख रहे हैं पॉलिनेटर को भी फ़ायदा हो रहा है, क्यों? उसको उनका पेट भर रहा है, उनको फूड मिल रहा है। तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। पॉलिनेटर प्लांट के लिए पॉलिनेशन करवा रहे हैं, और प्लांट पॉलिनेटर को क्या दे रहा है? फूड दे रहा है, नेक्टर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को जब एक दूसरे से फ़ायदा मिले, ऐसे इंट्रैक्शन को, ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म। फाइन। इसका एक और एग्जांपल आ जाता है लाइकन्स का। लाइकन्स जो है ये एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन को बोलते हैं। एल्गी और फंगस जब दोनों क्लोजली एसोसिएट होती हैं तो उनके एसोसिएशन को लाइकन्स कहा जाता है।
तो एल्गी जो होती है, काई जो होती है, आप सब लोगों ने देखी है ग्रीन इन कलर, तो वो फोटोसिंथेटिक होती है, अपना खाना खुद बनाना जानती है। और फंगस जो होती है ये सेप्रोफाइटिक होती है, ये अपना खाना खुद बनाना नहीं जानती, ये डेड और डिकेड चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है फूड के लिए। तो आप बोल सकते हैं फंगस हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। तो एल्गी जो होती है वो इसको क्या दे देगी, फूड दे देगी, क्योंकि इसके पास फूड बनाने की एबिलिटी है। फंगस जो होती है एल्गी को क्या प्रोवाइड करा देगी, रॉ मटेरियल, शेल्टर। रॉ मटेरियल मतलब खाना बनाने की सामग्री, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स, आयंस वगैरह, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फंगस उसे प्रोवाइड करा देगी। तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिल रहा है, उसे फूड मिल रहा है, उसे रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो दोनों को जब फ़ायदा मिले तो एल्गी और फंगस की एसोसिएशन का आपने क्या नाम दे दिया, लाइकन्स, विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। ठीक है क्लास, तो ये सारा कुछ था इंट्रैक्शन में। अब ये दोनों बातें आप लोग लिख लो, प्रिडेशन एंड म्यूचुअलिज्म। हाँ जी, इसमें लिखेंगे predator obtains food and other products from अदर प्रोडक्ट्स। क्यों, क्योंकि अब जैसे हम लायन का शिकार कर रहे हैं, टाइगर का शिकार कर रहे हैं, तो भले ही फूड वूड के लिए ना करें, लेकिन दूसरी चीज़ वही, जैसे मैंने आपको बताया, उसके टीथ के लिए या फिर उसके स्किन के लिए, तो इसलिए अदर प्रोडक्ट्स। प्रेडेटर ऑब्टेन्स फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रे। For example, lion is a predator and deer is prey. थर्ड आ जाता है म्यूचुअलिज्म, MUTUALISM, म्यूचुअलिज्म। इसी को ही आप बोलते हैं सिम्बायोसिस, SYMBIOSIS, सिम्बायोसिस, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें लिखेंगे द इंट्रैक्शन in which both the organism get benefited called म्यूचुअलिज्म। दोनों ही बेनिफिटेड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट पॉलिनेटर इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसको आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करो। प्लांट क्या देता है पॉलिनेटर को, नेक्टर एंड फूड, ठीक है। पॉलिनेटर क्या देते हैं, प्लांट के लिए क्या करवा रहे हैं, पॉलिनेशन करवा रहे हैं। कर लिया कंप्लीट। एक और एग्जांपल लिखना चाहें आप लिख लीजिए, लाइकन्स का। लाइकन्स यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सिम्बायोटिक मतलब वही
म्यूचुअलिस्टिक यानी कि दोनों का ही फ़ायदा हो, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। तो लाइकेंस इज इक्वल्स टू, लाइकेंस की स्पेलिंग LICHENS, एल्गी प्लस फंजाई। तो एल्गी क्या दे रही है? फूड। फंगस क्या दे रही है? रॉ मटेरियल। ओके, कंप्लीट करिए इसको। हाँ जी, डन। अब एक क्वेश्चन लिखो। डिफाइन द टर्म्स नंबर 1 स्कैवेंजर, नंबर 2 detritivore। डिफाइन द टर्म्स स्कैवेंजर, सेकेंडली detritivore। देखो भाई, स्कैवेंजर आप सब लोगों ने देखे हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करे, जैसे कि क्रो हो गया, वल्चर हो गया। आप लोग देखते हैं ना, मरी हुई चीज़ इनको कहीं दिख जाती है तो उसको ये कंज्यूम करते हैं, तो उसको सिंपल आप बोलेंगे स्कैवेंजर। ठीक है। अब वो जो मरी हुई चीज़ें उसे वो पूरा नहीं खाते, उसको कुछ ना पार्ट उसका छोड़ देते हैं, तो उसको फर्दर जो कंज्यूम कर रहा है, मतलब वो जो बचा हुआ पार्ट है उसको अब आपने बोल दिया डेट्रिटस। ठीक है, डेट्रिटस मतलब वेस्ट। तो वेस्ट प्लांट का भी हो सकता है, वेस्ट एनिमल का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ एनिमल के केस में आप उसको डेट्रिटस बोलोगे। ठीक है, प्लांट का कोई वेस्ट जैसे कि पत्तियां गिर गई है ना, या कोई फ्लावर पार्ट, तो इस तरीके से जो चीज़ें रहती हैं उनको भी आप डेट्रिटस ही बोलते हैं। तो ये जो वेस्ट है इसको जो कंज्यूम करे उसको आप क्या बोलेंगे? डेट्राइटिवोर। वोर मतलब कंज्यूम करने वाला, और डेट्राइटी मतलब डेट्रिटस। तो जो डेट्रिटस को कंज्यूम करे उसको आप क्या बोलेंगे फिर? डेट्राइटिवोर। फाइन। तो स्कैवेंजर जो है वो डेड चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, और डेट्राइटिवोर उन डेड चीज़ों का जो भी लेफ़्ट ओवर पार्ट है ना, या दूसरे तरीके का कोई डेट्रिटस है उसको कंज्यूम करेंगे, तो उन्हें आप बोलेंगे डेट्राइटिवोर। जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह हो गए। तो अर्थवॉर्म मिट्टी में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। आपको सॉइल के अंदर कोई प्लांट पार्ट डाल दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लीफ, सूखी हुई लीफ डाल दो, या कुछ भी इस तरीके से आप पार्ट डालो, तो आप देखते हो वो पहले फ्रेगमेंटाइज होता है, टूटता है। तो वही फ्रेगमेंटाइज करने का काम कौन कर रहा है? डेट्राइटिवोर, अर्थवॉर्म कर रहा है। तो डेट्रिटस क्या हो गया इस कंडीशन में? पत्ती क्या हो गई, लीफ क्या हो गई? वेस्ट हो गई, डेट्रिटस हो गई। ठीक है, उसको तोड़ने का काम और फर्दर उसको कंज्यूम करने का काम कौन कर रहा है? डेट्राइटिवोर यानी कि अर्थवॉर्म। ठीक है, और फिर आगे डिकम्पोजर्स तो हैं ही। वो डिकम्पोजर्स जो हैं वो उनको और आगे फर्दर ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो आगे की चीज़ थी, वो आपको पढ़ा दिया था आई थिंक मैंने, डिकम्पोजर्स कंप्लीट हो गया था। ठीक है क्लास, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। स्कैवेंजर और डेट्राइटिवोर ये दो टर्म्स दे रखी हैं, कुछ बच्चों की बुक में शायद नहीं होंगी, बट जिनके में हैं वो लोग लिख लो। स्कैवेंजर, द ऑर्गेनिज्म who feed on dead animals, for example vulture, crow, etc. or detritivore, the organisms which, sorry,
organism who feed on detritus. Detritus means waste. detritus इसमें लिखेंगे called detritivore. detritivore इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, एक्सेट्रा. ठीक है, टर्माइट्स की स्पेलिंग TERMITES, टर्माइट्स एक्सेट्रा. हाँ जी, डन. तो ये जो चैप्टर था इकोसिस्टम, इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करवा दी गई हैं. अब एक टॉपिक जो है वो आप लोग अपने लेवल पर कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. इन्वायरमेंट का बिल्कुल हॉट टॉपिक रहता है, रिस्क टू इकोसिस्टम, यानी कि जो इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या रिस्क हैं. जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हो गया है ना. तो ऐसे ये जो फॉरेस्ट हैं ये काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करी जा रही हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारे इकोसिस्टम पर, ह्यूमन पॉपुलेशन पर. तो ये जनरल चीज़ें आप लोग पढ़ते रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है रिस्क टू इकोसिस्टम में. फाइन. तो बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को इसमें बताना है, ये आप लोग अपने लेवल पर कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये इस चैप्टर का होमवर्क है. कोई होमवर्क मिला भी नहीं था लास्ट क्लास में, आज ले लो. ठीक है क्लास, तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लेना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम. आज की क्लास के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय.